असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। मित्रों, 4 मई से लॉकडाउन पार्शियली खुल जाएगा ग्रीन जोन्स में, ऑरेंज जोन्स में, और रेड जोन्स में भी कुछ कुछ सहूलियत दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है कि हमें अपने इन टॉक्स के आखिरी 2 टॉक्स करने चाहिए। तो आज जो टॉक है गोल सेटिंग वाला, ये पेनल्टीमेट मतलब आखिरी 2 में से पहला टॉक है। इसके बाद कल का जो विषय होगा वो अंतिम विषय होगा। और इस सीरीज में ईश्वर की इतनी इच्छा है तो इतना ही हम करेंगे, और आगे कभी और ईश्वर ने अवसर दिया तो ज़रूर हम फिर साथ में मिलेंगे और इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, इस विषय को। पर जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं 2 ट्रांसफॉर्मेशनल टॉक्स के, मैंने डॉक्टर अजय से रिक्वेस्ट की है कि उस ग्रुप को एक तो ओपन कर दे सबकी शेयरिंग के लिए, दूसरा उसको कुछ और समय तक ऑन रखे जब तक आप पिछले 20-25 दिनों के ये सारे टॉक्स सुनकर, समझकर, इनको आत्मसात कर कर अपने जीवन में पूरा नहीं उतार लेते, तब तक यदि आपको मेरी गाइडेंस की, मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो केवल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रश्न ही आप पूछ सकोगे ट्रांसफॉर्मेशन टॉक के ग्रुप्स में। कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का फॉरवर्ड नहीं होगा, जय श्री कृष्ण का फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई दूसरे ज्ञानवर्धक फॉरवर्ड भी नहीं होंगे। केवल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अपनी पर्सनल लाइफ में आपको यदि कोई गाइडेंस चाहिए, मैंने जो कुछ कहा है पिछले 20-25 दिनों में या आगे कभी कुछ कहूंगा तो वो भी सारी लिंक्स मैं ट्रांसफॉर्मेशनल टॉक्स के इस ग्रुप में डाल दूंगा। उनको अपने जीवन में उतारने के लिए आपको यदि कोई भी सहायता लगे, कोई भी गाइडेंस लगे, तो उन प्रश्नों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स के ग्रुप ओपन रहेंगे कुछ समय तक के लिए। और जिनको ऐसी आवश्यकता नहीं है वो चाहे तो ग्रुप छोड़कर जा भी सकते हैं। तो ये मेरा निवेदन है कि आज और कल की ये 2 टॉक्स अंतिम टॉक्स होंगी इस सीरीज में। इसके बाद आगे जो जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसे देखेंगे। तो आज का जो सेशन है ये गोल सेटिंग पर है। इस सेशन के लिए मैं एक प्रोसेस से आरंभ करूंगा, और इस प्रोसेस के लिए मैं चाहूंगा कि करीब 2-3 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करें। 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद करें, आंखें खुलकर नहीं करेंगे प्रोसेस। कल्पना करिए कि लॉकडाउन संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, सभी सामान्य कामकाज फिर से आरंभ हो गए हैं, हम सब अपनी अपनी दिन प्रतिदिन की नित्य प्रति की व्यस्तताओं में फिर से लग गए हैं और जीवन फिर ठीक पहले जैसा आरंभ हो गया है। और कल्पना करिए कि सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद कुछ सप्ताह, कुछ महीनों बाद आप अपने ऑफिस में बैठे या कार्यालय में बैठे बहुत व्यस्त हो, एक के बाद एक काम निपटाते जा रहे हो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बहुत व्यस्त हो। एकाएक एक कॉल आता है आपके टेलीफोन पर, आप फोन उठाते हो और घबराई हुई आवाज में
उधर से वो व्यक्ति कहता है कि जल्दी घर आइए, अभी अभी आपके बहुत प्रिय व्यक्ति की आपके घर पर मृत्यु हो गई। आप पूछना चाहते हो उससे कि कौन वो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है, पर इससे पहले कि आप कोई प्रश्न करो, वो व्यक्ति फोन काट देता है। आप घबरा कर अपने घर फोन करते हो, लाइन नहीं मिलती है। आप अपने स्पाउस को, घर वालों को किसी और तरह से प्रयास करते हो कि कांटेक्ट करो, पर कोई फोन की लाइन नहीं मिल रही है। बहुत घबराए हुए आप सारा काम छोड़ बाहर दौड़ते हो। आपकी गाड़ी में सवार होते हो और घर की तरफ निकल पड़ते हो। घबराया हुआ मन, अनिश्चितताओं से घिरा मन, सड़क पर ट्रैफिक, इन सब से जूझते लड़ते, अपने आप को किसी तरह संभालते आप अपने घर के नजदीक पहुंचते हो और कुछ दूर से देखते हो कि आपके घर के सामने भीड़ जमा है। आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो, उतरते हो, जल्दी जल्दी चलकर घर के समीप पहुंचते हो। भीड़ में से रास्ता बनाते हुए किसी तरह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हो और पहले ही कमरे में देखते हो कि कई लोग बैठे हैं और उनके बीच में एक लाश रखी है, सफेद चादर से ढकी। घबराए हुए मन से एक एक कदम चलकर आप लाश के सिर के नजदीक पहुंचते हो, बैठते हो और धीरे धीरे लाश के चेहरे से चादर हटाते हो। और जैसे ही चादर हटती है, एक शॉक लगता है। ये चेहरा आपका चेहरा है। जिस व्यक्ति की अभी अभी मृत्यु हुई है, वो स्वयं आप हो। इस बात को समझने में थोड़ा समय लगता है कि जिस व्यक्ति की अभी अभी मृत्यु हुई है, वो स्वयं आप हो। पर धीरे धीरे जैसे ये बात आपकी समझ में आती है, आप अपनी गर्दन उठाकर अपनी लाश के चारों ओर बैठे अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, अपने निकट संबंधियों को देखते हो। वो सारे एक दूसरे से धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है, आपके बारे में। मैं चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से इन व्यक्तियों की बातें कर सुने, वो बातें सुने जो ये आपके बारे में कर रहे हैं। ईमानदारी से सुने कि आपके बारे में आपके मित्र, परिवारजन और आपके निकट संबंधी क्या बातें कर रहे हैं। 30 सेकंड में चुप रहूंगा। ध्यान से, ईमानदारी से सुने।
इस कल्पना को छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं यदि इस क्षण आपकी मृत्यु हो जाए, और ये कल्पना करिए कि जब कभी आपकी मृत्यु होगी तब आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करें। इस पर ध्यान धरिए। अगले 15-20 सेकंड में चुप रहूंगा। आपको कल्पना करनी है कि जब भी आपकी मृत्यु होगी आप क्या चाहते हैं लोग आपके बारे में क्या बातें करें। अब आंखें खोलिए। गुड आफ्टरनून। शुक्र है आप अभी जिंदा हैं, मृत्यु नहीं हुई है अभी आपकी। पर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो पहली कल्पना आपने की कि यदि इस क्षण आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके निकट संबंधी, आपके मित्र, आपके परिवारजन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब मुझे यह बताइए, दूसरी कल्पना में आपने क्या विचार किया कि जब कभी आपकी मृत्यु होगी तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करें। मेरी गारंटी है आप में से एक ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जब मृत्यु हो तो लोग कहें कि अच्छा हुआ मर गया, पिछले साल मरता तो ज्यादा अच्छा होता, बेकार में धरती पर बोझ था, गुंडा नंबर 1, रास्कल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हम में से कोई नहीं चाहता कि मरने के बाद हमें लोग बुरे व्यक्ति के रूप में याद रखें। हम सब ये चाहते हैं कि जब मृत्यु हो तो लोग कहें बहुत अच्छा इंसान था, बहुत सहायता सबकी की, प्रेमी व्यक्ति था, सबके साथ इतने मधुर संबंध थे, ईश्वर थोड़ी और उम्र देता, थोड़ी और आयु देता तो अच्छा होता। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में जाने के बाद अच्छी अच्छी बातें करें। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि यदि ये चाहते हो कि आपके मरने के बाद लोग आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें तो आज अपने जीवन में आप ऐसा क्या काम कर रहे हो जिसकी वजह से, जिसके कारण लोग आपके मरने के बाद आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें। मित्रों, आम का फल चाहिए तो आम के बीज बोने पड़ेंगे। करेले के बीज बोकर आम का फल नहीं उगता है। तो यदि आप चाहते हो कि मरने के बाद लोग आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें, अच्छे मनुष्य के रूप में याद रखें, तो आज अपने जीवन में आप क्या कर रहे हो ऐसा जिसके कारण आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में याद किया जाए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप से करना है। आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपको अच्छे मनुष्य के रूप में याद रखेंगे मृत्यु के बाद। और वो क्षण कब है जब आपको वो अच्छे काम करना आरंभ करना चाहिए। हम हिंदुओं के पास तो बहुत फैसिलिटी है, अगले जन्म में कर सकते हैं, उसके अगले जन्म में कर सकते हैं। 84 लाख जन्म बाकी हैं, अभी तो बहुत समय है। वो क्षण आज और अभी है, क्योंकि मृत्यु के बारे में दो बातें हैं समझने योग्य। पहली बात, जो जन्मा है वो मरेगा, मृत्यु निश्चित है। आप अपना नाम चिरंजीवी भी रख लो, अमरनाथ भी रख लो, तो भी मरोगे। मृत्यु निश्चित है। दूसरी बात मृत्यु के बारे में, कब मरोगे ये बिल्कुल निश्चित नहीं है और किसी को पता नहीं। किसी को निश्चित रूप से पता नहीं है कि वो इस समय इस क्षण मर जाएगा। तो कितना समय बाकी है ये किसी को पता नहीं है। जाना है ये सबको पता है,
तो इसलिए यदि ये चाहते हैं कि मरने के बाद लोग आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें, तो उस गोल के लिए, उस लक्ष्य के लिए काम आरंभ करना, अच्छे अच्छे काम अपने जीवन में करना, उसका समय आज और अभी है। इसके लिए अपने जीवन के लिए सुंदर लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। 50% जो लोग मरते हैं ना हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं। 50% लोग जो मरते हैं हार्ट अटैक से, उनको कोई ब्लॉक्स नहीं होते हार्ट में, वो मर जाते हैं थ्रोम्बाइटिक हार्ट अटैक से। और थ्रोम्बस का अर्थ है एक सिंपल ब्लड क्लॉट। शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लड में एक छोटा सा क्लॉट हो जाए तो वो ब्लड स्ट्रीम के साथ बह बहकर आपके हार्ट तक पहुंचेगा, आपके हार्ट में ब्लड का प्रवाह वो अटक जाएगा और ब्लॉक कर देगा, आपको हार्ट अटैक आएगा और आप चले जाओगे। 50% जो लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उनके हार्ट में ब्लॉक्स नहीं होते, एक छोटा सा ब्लड क्लॉट कहीं भी शरीर में पैदा होता है और अधिक से अधिक 3 मिनट में वो रक्त के साथ बहकर हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट को ब्लॉक करता है, अटैक होता है और आदमी चला जाता है। अच्छा खासा हंसता खेलता चलता फिरता आदमी 3 मिनट में चला जाएगा। इतनी अनिश्चितता है जीवन की, कितना समय बाकी है किसी को पता नहीं। और इसलिए उन सब बाकी कामों को, जो अच्छे काम आप करना चाहते हो जीवन में, जिसकी वजह से लोग आपको मृत्यु के बाद अच्छे व्यक्ति के रूप में याद रखें, उन्हें करने का समय आज और अभी यहां है। इसके लिए जीवन के लिए सुंदर लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। जितना भी बाकी जीवन बचा है उसके लिए सुंदर लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है और उन लक्ष्यों को लिखना भी आवश्यक है। एक रिसर्च हुई है मैनेजमेंट में जिसमें यह पाया गया है कि जिन लोगों के मानसिक गोल्स होते हैं, जो मन में अपने निश्चय करते हैं कि मुझे ये करना है, उनसे ज्यादा सफल होने की संभावना उन लोगों की है जिनके मौखिक गोल्स होते हैं। मतलब न केवल उन्होंने अपने गोल्स तय किए हैं, पर उनके बारे में बात भी की है, चर्चा भी की है, कहा भी है कि मेरा ये गोल है। और इसी रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जिन लोगों के मौखिक गोल्स होते हैं उनसे अधिक संभावना सफल होने की उन लोगों की है जिनके लिखित गोल्स होते हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्य तय करते हैं और उनको लिख लेते हैं। उनका संकल्प अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा और अधिक दृढ़ हो जाता है और इसलिए उनकी सफलता के चांसेस, उनकी संभावना अधिक होती है। एक और डिफरेंशिएशन समझ लेना आवश्यक है। लोगों के सपने होते हैं कि मुझे जीवन में ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और सपने होना कोई बुरी बात नहीं है। पर सपनों में और गोल्स में, लक्ष्य में, ड्रीम्स में और गोल्स में एक बेसिक डिफरेंस है। ड्रीम्स आर गोल्स विदाउट ए डेडलाइन एंड गोल्स आर ड्रीम्स विद अ डेडलाइन। जब आप समय तय कर लेते हो कि मुझे इतने समय में अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तब वो सपना गोल हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है। और यदि आपके लक्ष्य का कोई समय काल निर्धारित नहीं है तो वो फिर सपना है। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए और लक्ष्य लिखित होने चाहिए। 3 लक्ष्य हमको निर्धारित करने चाहिए जीवन के लिए। पहले शॉर्ट टर्म गोल्स। आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ये 3 बातें आपको आज करनी है। पहले जो गोल्स हमारे जीवन के हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स का अर्थ है अगले 3 से 6 महीने में आप अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करते हो, ये शॉर्ट टर्म गोल्स। फिर एक आपको रेडी करना है पेपर, मीडियम टर्म गोल्स। मीडियम टर्म गोल्स मतलब अगले 2 से 3 साल के समय में आपके जीवन के क्या लक्ष्य होने चाहिए, ये मीडियम टर्म गोल्स है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल्स। अगले 7 से 10 साल के पीरियड में
आपके जीवन का क्या विजन है, आप अपने आप को कहां पहुंचा हुआ पाना चाहते हो, ये लॉन्ग टर्म गोल्स। तो 3 प्रकार के गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने के, मीडियम टर्म 2 से 3 साल के और लॉन्ग टर्म विजन 7 से 10 साल का। गोल्स के बारे में एक और बात बहुत आवश्यक है समझनी, हमारे गोल्स स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट की स्पेलिंग क्या है? SMART। गोल्स स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? एस मतलब स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, गोल्स वेग नहीं होने चाहिए। यदि आपका शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अमीर बनना है, ये 50 लाख का गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए कि इतने समय में इतना मेरा लक्ष्य है, वेग नहीं होना चाहिए। एम का मतलब है मेजरेबल होना चाहिए। गोल ऐसे नहीं हो सकते कि जिनको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज को आप जीवन में मेजर कर सकते हो उसी को इंप्रूव कर सकते हो। यदि आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, तो फिर उसका इंप्रूवमेंट भी भूल जाइए। तो गोल्स हमेशा मेजरेबल होने चाहिए, कितने समय में कितना लक्ष्य है, कहां तक पहुंचना है, और इसके मेजरमेंट के पैरामीटर्स भी आपके पास होने चाहिए कि किन पैरामीटर्स पर आप इनको मेजर करोगे। तो गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरमेंट मेजरेबल होने चाहिए। ए का अर्थ है अचीवेबल होने चाहिए, अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। आप ये गोल नहीं फिक्स कर सकते अपने जीवन के लिए कि अगले साल 2021 में मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाना है, वो संभव नहीं है, क्योंकि 2021 के पहले अगले इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं। तो आप कुछ भी करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। अचीवेबल का मतलब ये भी नहीं है कि गोल्स आसान होने चाहिए, नहीं, आपकी पूरी मेहनत के बाद आप जो अचीव कर सकते हो उससे थोड़े और ऊपर गोल्स होने चाहिए। तो स्मार्ट होने, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। आर रिव्यूएबल होने चाहिए, उसका रिव्यू करना आना चाहिए आपको बीच बीच में। और टी टाइम बाउंड होने चाहिए, स्पेसिफिक टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए। तो गोल के ये 5 स्पेसिफिकेशंस हैं स्मार्ट गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और स्मार्ट गोल एंड रिटन डाउन गोल, ये बेसिक गोल सेटिंग का ओवरऑल मॉडल है। अब इसमें आपको जीवन संबंधी जो गोल्स हैं, इसके 5 एरियाज के गोल्स होने चाहिए। नॉर्मली लोग जीवन में फिक्स करते हैं, केवल फाइनेंशियल गोल्स फिक्स करते हैं, और अगर आपके जीवन में फाइनेंशियली आप बहुत सक्सेसफुल हो, पर यदि आपका जीवन ऐसा है कि आप हॉस्पिटल में पड़े हो, आपकी हेल्थ का हाल ये है कि आप हॉस्पिटल में पड़े हो, तो वो जो बैलेंस बैंक में पड़ा है उसका क्या अर्थ है? ये जो जीवन है ना हमारा, ये एक लाइम एंड स्पून रेस, बचपन में स्कूल में हम खेलते थे ना, नींबू और चम्मच वाली रेस, ये ऐसा है जीवन। नींबू और चम्मच वाली रेस में क्या करते थे? मुंह में चम्मच लगा देते थे और उसमें एक नींबू रख देते थे। अब इसके बाद आपको तेज दौड़ना है, आप तेज दौड़ते हो और फर्स्ट भी आ जाते हो तो भी प्राइज नहीं मिलता है, क्योंकि नींबू गिर चुका है। तो फर्स्ट आना भी है और नींबू को रहना भी है अपनी जगह पर, ये दोनों बैलेंस पूरा जरूरी है। तो जीवन में गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र को वो कवर कर ले, क्योंकि यदि आप एक क्षेत्र में बहुत सफल हो जाते हो और दूसरा क्षेत्र आपने पैसे बहुत कमा लिए और घर में डिवोर्स हो रहा है, आपने रिलेशनशिप बहुत अच्छी कर ली पर बिजनेस चौपट हुआ पड़ा है, आप बहुत ज्ञानी पुरुष बन गए पर बच्चे घर से भाग गए हैं, ये बैलेंस इम्बैलेंस का जीवन नहीं होना चाहिए। तो जीवन के गोल्स होलिस्टिक होने चाहिए, जिनमें सारे जीवन का हर इंपॉर्टेंट क्षेत्र सारे आ जाएं उसमें। तो इसके लिए 5 गोल्स, 5 एरियाज हैं जीवन के, जिनके बारे में आपको गोल्स तय करना है। तो जो शीट लोगे आप गोल बनाने के लिए, इसमें 5 कॉलम्स बनाओगे। पहले कॉलम में आप वो एरिया लिखोगे लाइफ का जिसके बारे में गोल आपको फिक्स करना है,
एरिया होगा, दूसरे कॉलम में गोल होगा, तीसरे कॉलम में उसका टाइम होगा, कितने समय में ये गोल अचीव करना है, चौथे कॉलम में उसका रिव्यू प्लान होगा। ये 5 कॉलम्स बनेंगे, एरिया, गोल, टाइम और रिव्यू। और शॉर्ट टर्म गोल की एक शीट बनेगी, मीडियम टर्म गोल की एक शीट बनेगी और लॉन्ग टर्म गोल की एक शीट बनेगी। अब ये 5 एरियाज क्या है, मैं पहले एरियाज गिना देता हूं और उसके बाद उसकी हर एक एरिया की पैरामीटर होगी, किन पैरामीटर्स पर आपको देखना है कि गोल्स आपके क्या होने चाहिए। तो पहला एरिया है हेल्थ, स्वास्थ्य, आप ये नोट कर लीजिए। पहला एरिया है हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा एरिया लाइफ का है रिलेशनशिप्स, संबंध। तीसरा एरिया लाइफ का है नॉलेज, ज्ञान। चौथा एरिया लाइफ का है फाइनेंशियल, वित्त संबंधी गोल। और पांचवा एरिया लाइफ का है आध्यात्मिक गोल, स्पिरिचुअल गोल्स। ये 5 एरिया हैं जो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। एरिया ये पहली कॉलम है जिसमें ये 5 एरियाज हैं। इसके बाद गोल फिक्स करोगे, उसके पैरामीटर्स में आपको दूंगा, उसका टाइम फिक्स करोगे, उसका एक्शन क्या लेना है ये एक्शन लिखोगे और रिव्यू प्लान लिखोगे। तो ये 5 कॉलम्स आपकी गोल शीट के ऊपर होने चाहिए। तो एरिया वाले कॉलम में आपने ये 5 एरियाज लिख लिए, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, नॉलेज, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल गोल्स। अब जो गोल फिक्स करना है सेकंड कॉलम में, इसमें पैरामीटर्स क्या होंगे। तो हेल्थ के लिए 3 पैरामीटर्स हैं। 3 पैरामीटर्स क्या हैं? फर्स्ट, आपका वजन, वेट, वेट इज 1 पैरामीटर। दूसरा, आपकी स्टैमिना, और तीसरा डिजीज, बीमारियां। वेट, स्टैमिना, डिजीज, ये 3 पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको अपनी हेल्थ को देखना है और गोल्स फिक्स करने हैं। तो वेट आपकी हाइट के हिसाब से और उम्र के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके बहुत से इजीली चार्ट्स अवेलेबल हैं नेट पर। बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से किस हाइट के इंडियन व्यक्ति को क्या उसका सही वजन होना चाहिए, उसकी रेंज दी हुई है। तो उसके हिसाब से आपका वेट कम है या सही है या अधिक है। यदि आपका वेट अधिक है तो आपको वेट कम करने वाला गोल होना चाहिए। यदि आपका वेट कम है तो आपको वेट बढ़ाने वाला गोल होना चाहिए। और यदि आपका वेट सही है तो आपको वेट मेंटेन करने का गोल होना चाहिए। तो ये हेल्थ के 3 पैरामीटर्स हैं। वेट एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर हो गया स्टैमिना। नॉर्मल जीवन में आप कितना फिजिकल स्ट्रेस ले सकते हो, आप में स्टैमिना है कि नहीं है। सुबह 6-7 बजे उठते हो आप, 6 बजे, तो शाम को 8-9-10 बजे तक आप में दिन भर काम करने के बाद घर आकर आप सीधा थके हारे पड़ जाते हो, या आपके पास एनर्जी बचती है क्वालिटी टाइम परिवार के साथ बिताने के लिए। दिन भर का नॉर्मल आपका वर्किंग डे जो भी हो, वो आने के बाद में आप घर जब रिटर्न आओ वापस, तो आपके पास इतनी ऊर्जा बचनी चाहिए कि आप घर में बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता सको। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा क्वालिटी टाइम बिता सको। अगर इतनी स्टैमिना नहीं है तो स्टैमिना बढ़ाने के लिए आपको गोल फिक्स करना चाहिए। और स्टैमिना है तो स्टैमिना मेंटेन करने के लिए आपको गोल फिक्स करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे स्टैमिना घटेगी। तो यदि आप उसके लिए प्रयास नहीं करोगे अपनी स्टैमिना बढ़ाने के लिए, तो फिर वहां पर आपको दिक्कत आनी है। ये सेकंड पैरामीटर है हेल्थ के गोल का। थर्ड पैरामीटर डिजीज। कोई भी छोटी बड़ी यदि कोई किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में है तो उसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर का एक सिग्नल है। आपका शरीर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। कोई भी डिस्कंफर्ट, कोई भी पेन और कोई भी बीमारी शरीर में, ये एक सिग्नल है आपके शरीर का कि यहां कुछ गड़बड़ हो रही है और उसको इमीडिएटली आपको अटेंड करना चाहिए। तो ये 3 पैरामीटर्स हेल्थ से रिलेटेड हैं, वेट, स्टैमिना, डिजीज।
अब दूसरा जो एरिया है आपके लाइफ का वो है रिलेशनशिप्स। आपको रिलेशनशिप्स का एक इवैल्यूएशन करना है। स्केल है 1 to 5। 1 मतलब पुअर, 2 मतलब फेयर, 3 मतलब गुड, 4 मतलब वेरी गुड और 5 मतलब एक्सीलेंट। ये स्केल है। 1 पुअर, 2 फेयर, 3 गुड, 4 वेरी गुड और 5 एक्सीलेंट। इस स्केल पर आपको अपने जीवन की हर रिलेशनशिप, पहले घर की पारिवारिक, पत्नी या पति के साथ रिलेशनशिप में आप अपने आप को क्या स्कोर दोगे, बच्चों के साथ रिलेशनशिप में आप अपने आप को क्या स्कोर दोगे, माता पिता के साथ रिलेशनशिप में आप अपने आप को क्या स्कोर दोगे, भाई बहनों के साथ अपने रिलेशनशिप को आप क्या स्कोर दोगे। आपको पहले पारिवारिक रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करना है इस स्केल पर, 1 to 5 की स्केल पर। दूसरी, आपके सामाजिक रिलेशनशिप, आपके मित्र, आपके संबंधी, आपके सामाजिक संगठन जिसके आप सदस्य हो, ये सब सामाजिक रिलेशनशिप्स में आपको हर रिलेशनशिप जो महत्वपूर्ण है आपके लिए जीवन में, उस रिलेशनशिप को आपको स्कोर देने हैं ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 5। और तीसरा, कार्यालय में, ऑफिस में अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ आपकी रिलेशनशिप को आपको इवैल्यूएट करना है। ये एक होमवर्क है आज के लिए आपका। और इन सारी रिलेशनशिप में जहां भी आपका स्कोर 4 या 5 से कम है, उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करना, ये आपका गोल होना चाहिए। और इसमें पहला स्टेप है, अपने मन में आज तक जितनी पीड़ा, कष्ट, चोट, शर्म, ग्लानि, जो भी आज तक ये गार्बेज भर के रखा है आपने, इसको स्वीकार और क्षमा के साथ निकालना है। मैं स्वीकार और क्षमा फिर से समझाऊंगा नहीं, आप इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत डिटेल में उसमें समझाया हुआ है आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण तैयारी है यदि आपको रिलेशनशिप्स पर काम करना है अपने जीवन की। स्वीकार और क्षमा स्वयं के लिए, स्वीकार अपनी पास्ट गलतियों के लिए, स्वीकार और क्षमा दूसरों के लिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, पीड़ा, कष्ट पहुंचाया है, और स्वीकार और क्षमा जीवन के लिए, ईश्वर के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशंस को निकालने के लिए। ये तैयारी कर कर फिर आपको रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना है। जहां भी आपको अगले 3 से 6 महीने में सीखना है, मीडियम टर्म वाली शीट में आप वो लिखोगे जो आपको अगले 2 से 3 साल में सीखना है, और लॉन्ग टर्म वाली शीट में आप वो लिखोगे जो आपको अगले 7 से 10 साल की शीट में सीखना है। तो तीनों गोल्स की, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन की, ये तीनों की शीट आप बनाओगे और पैरामीटर्स इसके ये होंगे। नॉलेज, लर्निंग और स्किल, ये ज्ञान का पैरामीटर है। अभी चौथा जो एरिया है लाइफ का, फाइनेंशियल एरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है और इसमें एक ही पैरामीटर है हर व्यक्ति के लिए, और वो पैरामीटर है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या अर्थ है? फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ यह है कि आपको जीवन में अल्टीमेटली ऐसी परिस्थिति में पहुंचना है जहां आप इसलिए काम नहीं करोगे कि काम नहीं करोगे तो किचन नहीं चलेगा, कि काम नहीं करोगे तो घर नहीं चलेगा। आप इसलिए काम नहीं करोगे, आप काम इसलिए करोगे कि मुझे घर चलाने के लिए काम नहीं करना आवश्यक नहीं है, पर मैं काम इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे काम करने में मजा आता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज व्हेन you work not because you have to work, but because you love to work. ये परिस्थिति आ जाए जीवन में कि आपका घर चलने के लिए आपका काम करना आवश्यक नहीं हो, आपकी लाइफ सामान्य रूप से चलने के लिए आपको काम करना आवश्यक नहीं हो, इतना आपके आमदनी का स्रोत बन जाए तो यू आर फाइनेंशियली फ्री। देन यू डोंट वर्क बिकॉज यू हैव टू वर्क, यू वर्क बिकॉज you want to work, you love to work. ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जानी चाहिए, जितनी जल्दी आ सके उतना अच्छा। ये फाइनेंशियल फ्रीडम है और इसको थोड़ा डिटेल में और समझ लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसकी इक्वेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो आप लिख लीजिए एक इक्वेशन।
बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है ये। FF is equal to, FF stands for financial freedom. FF is equal to PI. PI stands for passive income. PI is greater than DLS, desired lifestyle. DLS plus 50%. FF is equal to PI is greater than DLS plus 50%. ये हर एक के लिए अलग होगा, पर फॉर्मूला हर एक के लिए सेम है, नंबर्स अलग होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपकी पैसिव इनकम मतलब ऐसी आमदनी जिसके लिए आपका समय लगना आवश्यक नहीं है, आपकी प्रेजेंस आवश्यक नहीं है। पैसिव इनकम में क्या आएगा? आपको मान लो किताबें लिखी है, उससे रॉयल्टी आती है, ये पैसिव इनकम है। आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे आपको रिटर्न्स आते हैं, इंटरेस्ट की इनकम आती है, या आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आपको रेंटल इनकम आती है, या आपके इन्वेंशंस हैं जिससे आपको रॉयल्टीज आती हैं। ऐसे जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं जहां आपका पिछला किया हुआ काम, पास्ट वर्क और पास्ट टाइम इज अर्निंग फॉर यू, पिछला किया हुआ जो काम है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो आपके लिए कमाई कर रहा है, ये पैसिव इनकम है। जहां आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आवश्यक नहीं है, आपका समय देना आवश्यक नहीं है, या आपने बिजनेस ऐसा एक खड़ा कर दिया है और कोई मैनेजर उसको संभाल रहा है और उसके बाद उसकी इनकम आपको निरंतर आती जा रही है, सिर्फ सिस्टम से बिजनेस चल रहा है। कोई भी पिछला काम और पिछला समय आपका जो आपके लिए आज आमदनी दे रहा है, ये पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम वो है जहां आपको अपना समय देना पड़ता है, अपना ध्यान, अपना अटेंशन अपनी मैनेजमेंट्स के लिए यूज करनी पड़ती है, वो एक्टिव इनकम है। तो पैसिव इनकम शुड बिकम ग्रेटर देन DLS, मतलब डिजायर्ड लाइफस्टाइल। अपने बाकी जीवन में आप क्या लाइफस्टाइल चाहते हो? आपको सेंट्रली एयर कंडीशन बंगला चाहिए, आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, आपको 4 स्टार 5 स्टार किचन चाहिए, आपके घर में 2-4 नौकर चाकर चाहिए? आपको किस प्रकार की लाइफस्टाइल, आप अपने बाकी जीवन के लिए आपको किस प्रकार की लाइफस्टाइल चाहिए, उसका मासिक खर्च कितना होगा, वो आपको रेडी करना है। वैसी लाइफस्टाइल का मासिक खर्च कितना होगा, यह डिजायर्ड लाइफस्टाइल है, प्लस 50%। यदि ये मासिक खर्च 1 लाख रुपए का है तो प्लस 50%, मतलब आपकी पैसिव इनकम शुड बी ग्रेटर देन 1.5 लाख रुपया। यदि आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल का खर्चा 1 लाख रुपया है तो प्लस 50% फॉर इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस। तो 1 लाख रुपया यदि आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल का आज का खर्च है तो आपकी पैसिव इनकम 1.5 लाख से अधिक हो जानी चाहिए। उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। फिर उसके बाद आप इसलिए काम नहीं करोगे कि यू हैव टू वर्क, फिर आप इसलिए काम करोगे कि यू लव टू वर्क, यू वांट टू वर्क, यू वांट टू कीप योरसेल्फ बिजी। वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, और फाइनेंशियल फ्रीडम ही फाइनेंशियल गोल होना चाहिए लाइफ का। तो आज आपको कितनी कमाई करके इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, सेविंग करके इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, जिसकी उतनी पैसिव इनकम हो जाए जो आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल प्लस 50% से अधिक हो। ये प्लान आपको आज से करना है कि कितने समय में आप इतना धन कमा लोगे और सेव कर लोगे और इन्वेस्ट कर दोगे कि उसकी पैसिव रिटर्न जो आती है, उसकी पैसिव इनकम जो आती है, वो आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल प्लस 50% से अधिक हो। ये जिस दिन आपने कर लिया उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। ये पैरामीटर सबके लिए यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम। पर आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल हर व्यक्ति की अलग हो सकती है,
और इसलिए उसका 1.5 गुना हर व्यक्ति का अलग होगा, और इसलिए वो पैसिव इनकम का फॉर्मूला हर एक का अलग होगा। अब उसकी इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हो, उससे रिटर्न आपको कैसे आता है, कितना आता है, ये हर एक का इंडिविजुअल कैलकुलेशन है। नंबर सबके अलग होंगे पर फॉर्मूला सबका एक है, और पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर सबका एक है। फाइनेंशियल गोल शुड बी फाइनेंशियल फ्रीडम। 5वां गोल है स्पिरिचुअल गोल। स्पिरिचुअल गोल, आध्यात्मिक गोल, मतलब वो लक्ष्य जो आपको संतुष्टि देते हैं। किसी को तीर्थ यात्रा करके संतुष्टि मिलती है तो उसके लिए तीर्थ यात्रा उसका आध्यात्मिक गोल है। किसी को सोशल सर्विस करके संतुष्टि मिलती है तो वो उसका आध्यात्मिक गोल है। किसी को एक गरीब बच्चे को पढ़ाकर काबिल इंसान बनाकर संतुष्टि मिलती है तो वो उसका आध्यात्मिक गोल है। आपका टाइम देकर, ट्रेजर देकर या टैलेंट देकर, अपना ज्ञान किसी को देकर आपको संतुष्टि मिलती है तो वो आपका आध्यात्मिक गोल है। और हम में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी न किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। तो हमारे जीवन का आध्यात्मिक गोल वो होना चाहिए जो करके हमको संतोष मिलता है। टाइम देकर या ट्रेजर देकर या टैलेंट देकर, यदि आप कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको संतुष्टि का अनुभव हो तो यह आध्यात्मिक गोल है। पूजा करके संतुष्टि मिलती है तो वो आध्यात्मिक गोल है। पाठ करके संतुष्टि मिलती है तो वो आध्यात्मिक गोल है। जप करके संतुष्टि मिलती है तो वो आध्यात्मिक गोल है। ध्यान करके संतुष्टि मिलती है, भजन करके संतुष्टि मिलती है तो वो आध्यात्मिक गोल है। तीर्थ यात्रा करके संतुष्टि मिलती है तो वो आध्यात्मिक गोल है। समाज सेवा करके संतुष्टि मिलती है तो वो आध्यात्मिक गोल है। किसी अंधी औरत को सड़क पार करवा देते हो उंगली पकड़ के और उससे संतोष मिलता है तो वो भी आध्यात्मिक गोल है। तो जो भी करके आपको संतोष मिलता है जीवन में वो सारे आध्यात्मिक गोल हैं। और ये भी हमारी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग इसकी भी होनी चाहिए। तो ये जीवन की होलिस्टिक गोल सेटिंग है। फिर एक बार समराइज कर देता हूं। आपको 3 शीट्स आज बनानी है। शॉर्ट टर्म गोल्स जो 3 से 6 महीने में आप अचीव करोगे, मीडियम टर्म गोल्स जो 2 से 3 साल में आप अचीव करोगे, और लॉन्ग टर्म गोल्स जो आप 7 से 10 साल में अचीव करोगे। 5 एरियाज: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, नॉलेज, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। पहला कॉलम गोल, दूसरा कॉलम कितने टाइम में अचीव करोगे, तीसरा कॉलम एक्शन क्या लोगे उसको अचीव करने के लिए, और चौथा कॉलम रिव्यू प्लान। रिव्यू प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका एक हेल्थ रिलेटेड गोल है कि मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, और आपने उसके लिए तय कर लिया कि मुझे रोज 4 किलोमीटर चलना है, ये डाइटिंग करनी है, ये योगासन करना है, ये जिम करूंगा, ये एरोबिक्स करूंगा, और रिलीजियसली आपने 90 दिन लगातार वो सारा कार्यक्रम पूरा बिल्कुल रिलीजियसली आपने फॉलो किया, और 91st डे यदि आप वेइंग मशीन पे जाके ठहरते हो और ये पाते हो कि 5 किलो वजन कम तो नहीं हुआ बल्कि 2 किलो बढ़ गया, तो फिर वो सारे जो एक्शंस आपने लिए उसका क्या अर्थ है? यदि 3 महीने में 5 किलो वजन कम होना है तो आप जो एक्शंस ले रहे हो वो हर 15 दिन में आधा किलो, 1 किलो आपका वजन कम होना चाहिए। तो बीच बीच में रिव्यू करना चाहिए कि जो एक्शंस, जो क्रियाएं आप कर रहे हो वो आपके जीवन के गोल्स के नजदीक ले जा रही हैं कि दूर ले जा रही हैं। और यदि पाते हो रिव्यू में कि आपको दूर ले जा रही है वो क्रियाएं, तो क्रियाएं चेंज करो, चेंज योर एक्शंस। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि हम रिव्यू का एक प्लान भी बनाएं, न सिर्फ एक्शन प्लान बनाएं बट रिव्यू का प्लान भी बनाएं। और रिव्यू इसलिए आवश्यक है कि आपके एक्शंस आपको गोल्स के नजदीक ले जा रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बार बार बीच बीच में चेक करना आवश्यक है। तो ये होलिस्टिक गोल मॉडल है। और इसमें मैं समाप्त करने से पहले फाइनेंशियल गोल्स में एक थोड़ा सा एक कमेंट, और मुझे वॉरेन बफे की एक उनको क्रेडिट करते हैं लोग इन बातों के लिए, इस पर्टिकुलर एडवाइस के लिए।
वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आपसे बिफोर आई क्लोज टुडे सेशन, बिकॉज गोल सेटिंग तो मैंने आपको ब्रॉडली तो समझा दी है, पर वो 6 बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अर्निंग के बारे में उन्होंने कहा है, कमाई के बारे में, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स। एक ही सोर्स से कमाई हो रही है ऐसा कभी मत डिपेंड करो, एक ऑल्टरनेट सेकेंड या थर्ड सोर्स जरूर बना के रखो अर्निंग के लिए। उनकी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर उन्होंने कहा स्पेंडिंग के लिए, इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड, वेरी सून यू विल बी सेलिंग थिंग्स दैट यू नीड। बहुत सुंदर बात है। यदि आप ऐसी चीजें खरीदते हो, ऐसी वस्तुएं खरीदते हो जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो बहुत जल्दी वो समय आएगा कि आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको आवश्यकता है। सो नेवर बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड। बहुत बड़ा फर्क है जीवन में, ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। नीड्स एंड वांट्स। नीड मतलब जो आपको आवश्यकता है, और वांट मतलब जो आप चाहते हो, जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं। ये चाहने का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, आवश्यकताओं की सीमा है। तो जो आवश्यकता है वो खरीदना चाहिए। जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी वस्तुएं आप खरीदने लगोगे तो फिर वो समय आएगा जब जिनकी आवश्यकता है वो वस्तुएं बिकने लगेंगी। तो नेवर बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड। तीसरी, स्पेंडिंग। ये स्पेंडिंग, तीसरी बात उन्होंने कही इन्वेस्टमेंट के बारे में। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह मत लगाओ। यदि आपकी फिक्स डिपॉजिट भी है तो एक बैंक में मत रखो, वो नेशनलाइज भी बैंक है तो मत रखो। टुकड़े टुकड़े करके 2, 4, 6 बैंकों में रखो। और सारी इन्वेस्टमेंट एफडी में मत रखो, कुछ सोने में रखो, कुछ प्रॉपर्टी में रखो, कुछ बिजनेस में लगाओ। अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और सेविंग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने सेविंग के बारे में कही। उन्होंने कहा डोंट सेव व्हाट इज रिमेनिंग आफ्टर स्पेंडिंग। डोंट सेव व्हाट रिमेन्स आफ्टर स्पेंडिंग। स्पेंड व्हाट रिमेन्स आफ्टर सेविंग। स्पेंड व्हाट रिमेन्स आफ्टर सेविंग। इसका मतलब आपकी जो भी इनकम है उसमें पहले उतना बचा लो, बचत उतनी कर लो जितना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्रति माह आपको बचाना आवश्यक है, और उसके बाद जो बचे वो खर्च करो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पांचवी बात उन्होंने कही रिस्क टेकिंग के बारे में। नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ ए रिवर विद बोथ द फीट। समझने जैसी बात है। किसी नदी की गहराई जांचना हो तो दोनों पैरों से मत जांचो। एक पैर जमीन पे होना चाहिए, दूसरे पैर से गहराई जांचो। दोनों पैर से गहराई जांचोगे और वहां नीचे जमीन नहीं मिली तो डूब जाओगे। तो अर्थ यह है कि इतनी बड़ी रिस्क मत लो कभी जीवन में कि वो सफल नहीं हो रिस्क तो आप बर्बाद हो जाओ। इतनी बड़ी रिस्क मत लो। रिस्क हमेशा उतनी लेना चाहिए जितनी आप मैनेज कर सकते हैं। और लेंडिंग के बारे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। ऑनेस्टी इज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेरे पास पैसा है और मेरे मित्र को चाहिए, वो बहुत प्रॉब्लम में है, तो उसको मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं दुविधा में हूं, क्योंकि दे दूं और वापस नहीं आए तो पैसा भी गया, संबंध भी टूटा, और नहीं दिया तो मन में ग्लानि होती है कि मैं कर सकता हूं मदद पर मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्या करूं। और मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बात समझाता हूं कि
पैसा आप किसी को दे दो तो उसके वापस आने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। एक, उसके पास वापस देने के लिए पैसा होना चाहिए, और दूसरा, उसकी वापस देने की नीयत होनी चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो वो पैसा वापस आएगा, अदरवाइज वो पैसा नहीं आएगा। तो लैंडिंग के लिए क्या आपको ज्ञान रखना आवश्यक है? यदि इतना वो पैसा मांग रहा है आपका मित्र या आपका संबंधी, जो आए या नहीं आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस नहीं भी आए, आपका जीवन उससे बहुत प्रॉब्लम में नहीं आने वाला है। यदि रकम इतनी है जिससे आपकी एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं आएगी तो दे दो। जरूर संबंधों की मदद करनी चाहिए, संबंध मधुर होते हैं, समय पे सहायता करनी चाहिए। पर यदि वो रकम इतनी बड़ी है कि यदि वो वापस नहीं आए तो आप बर्बाद हो जाओगे, तब lend only with proper security। और सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो समय पे जब आपको आवश्यकता हो और उसके बिना आप बर्बाद हो रहे हो, यदि ऐसा समय आ जाए तो फिर आप वो सिक्योरिटी एनकैश कर सको। ऐसा व्यवस्था ऐसी हो जाए तब लेंड करो। तो ये 6 बातें वॉरेन बफे की कही हुई बहुत महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो ये गोल मॉडल है। और आज का आपका होमवर्क, ये 3 शीट आपको बनानी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये पूरी करिए। ट्रांसफॉर्मेशनल टॉक की व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और कुछ समय तक ऑन रहेगा ग्रुप, जब तक आप चाहोगे तब तक ऑन रहेगा। और उसमें कोई भी प्रश्न हो, आपको कोई भी डाउट हो, मैं आपसे सारे वहां पर टॉक्स, अब तक के 20-22 टॉक्स जितने भी हुए हैं, सारे के सारे टॉक्स वहां पर डाल देंगे। और आपको जितनी बार सुनना हो उतनी बार सुनिए। कोई भी आपको डाउट लगे या उसको, ये सब प्रैक्टिकल है, ये सारी बातें प्रैक्टिकल है। तो डेफिनेटली आपको वो जब अप्लाई करोगे, उसमें कोई डाउट आए, कोई प्रश्न आए या कोई शंका हो, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन टॉक में जरूर डालिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जहां तक हो सके मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा, और जिस किसी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए होगा मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन टॉक के ग्रुप में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कल अंतिम अपनी टॉक होगी इस सीरीज की, 2:55 पर फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।